नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम फसलों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण व अन्य पदार्थ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि फसलों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर भी हम आज के इस वीडियो पर पूर्णतः चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूर्णतः अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और साथियों, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, सर्वप्रथम हम फसलों की ड्रोसोफिला मक्का पर चर्चा कर लेते हैं। अनाज वाली फसलों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं जिया मेज, मक्का का वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें एक एक कर हम सभी पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, मक्का में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च पाया जाता है। साथियों, मक्का में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? तो मक्का में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 8 से 11% पाई जाती है। किसी बुक्स में आपको 8 से 10% देखने को मिलेगी, किसी में आपको 10 से 11% देखने को मिलेगी। तो आपको एवरेज याद रखना है साथियों, 8 से 11% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और साथियों, इसमें वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें 3 से 5% इसमें वसा पाई जाती हैं। ये भी आप अवश्य याद रखें। किसी बुक्स में आपको 4 से 5 देखने को मिलेगा, किसी में आपको 3 से 4% देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अन्य बातों पर, अन्य तथ्यों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मक्का आपने खाई होगी, तो क्या है, मक्का कभी कभी आपको मीठी लगी होगी। तो मक्का में मीठेपन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो क्या है साथियों, मक्का में स्टार्च उपस्थित रहता है। तो स्टार्च के अपघटन से डेक्स्ट्रोज शर्करा का निर्माण होता है और यह डेक्स्ट्रोज शर्करा ही मक्का में मीठेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है या उत्तरदायी शर्करा मानी जाती है। ये भी आप अवश्य याद रखिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों, मक्का पीले रंग की होती है, तो मक्का में पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा रंजक होता है, कौन सा वर्णक होता है? तो मक्का में जिया मेज या जिया मेज इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जिया जेंथित नामक इसका एक रंजक पाया जाता है जो मक्का में पीलेपन रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक है साथियों। अब देखो, मक्का में लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो इन अमीनो अम्ल की अधिकता बढ़ाने के लिए एक क्यूपीएम मक्का का निर्माण किया गया। क्यूपीएम मक्का क्या है? तो साथियों, क्यूपीएम मक्का की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी प्रोटीन मेज, अर्थात गुणवत्ता युक्त मक्का। क्या है साथियों? गुणवत्ता युक्त मक्का। इसमें क्या होता है, मक्का में यह ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो अम्ल कम पाए जाते हैं, तो इनकी अधिकता बढ़ा दी गई। तो यही मक्का क्या कहलाई? क्यूपीएम मक्का कहलाई, क्वालिटी प्रोटीन मेज कहलाई। साथियों, इसकी उत्तरदायिता अधिकता बढ़ाई गई, तो इसके लिए एक जीन उत्तरदायी था। इस जीन का नाम है साथियों ओपेक 2। कौन सा जीन है साथियों? ओपेक 2 नाम का एक जीन इसके लिए उत्तरदायी है जो लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की अधिकता को बढ़ाता है। और साथियों, मक्का नाइट्रोजन व जिंक की कमी का सूचक पौधा भी है। आपने पढ़ा होगा कि मक्का में श्वेत कलिका रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण होता है। इसलिए यह जिंक व नाइट्रोजन की कमी का सूचक पौधा भी मक्का कहलाता है। साथियों, मक्का में कौन कौन से जीन उपस्थित होते हैं? तो इसमें ओपेक 2 व फ्लोरी 2 नाम का जीन उपस्थित होता है। मक्का एक मोनोसियस पादप का उदाहरण है। मोनोसियस क्या होता है साथियों? अगर एक ही पादप में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं तो वह पादप कौन सा कहलाता है? मोनोसियस कहलाता है। जैसे मक्का का यह पौधा हो गया, तो मक्का का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? नर भाग कहलाता है। और नर भाग को हम क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। और इसके आने की क्रिया क्या कहलाती है साथियों? टेस्लिंग कहलाती है।
और यहाँ पर होता है मादा भाग, जिसे हम क्या करते हैं, सिल्क कहते हैं। और इसके आने की क्रिया क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। तो नर व मादा भाग दोनों एक ही पौधे पर अगर उपस्थित होते हैं तो यह मोनोसियस कहलाता है। और प्रश्न यह आया है साथियों, नर व मादा भाग के मध्य अंतराल कितने दिनों का रहता है, तो 8 से 10 दिनों का मध्य इनके अंतराल पाया जाता है दोनों के निर्माण में। ये भी आप अवश्य याद रखें। और सिंचाई की आप क्रांतिक अवस्था पढ़ते हैं मक्का में, तब भी टेसल व सिल्क इसकी क्रांतिक अवस्था होती है, ये भी आप अवश्य याद रखें। मोनोसियस का एक और उदाहरण है अरंडी। एक बात और याद रखें साथियों, मक्का एक प्रोटो एंड्री है। क्या है, प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। एंड्री मतलब नर भाग, एंड्री मतलब नर भाग। अगर मादा भाग से पहले नर भाग परिपक्व हो जाता है वह क्या कहलाता है, प्रोटो एंड्री कहलाता है। और प्रोटो एंड्री का उदाहरण क्या है, मक्का है साथियों। और प्रोटोगायनी का अगर आपसे उदाहरण पूछ लिया जाता है तो प्रोटोगायनी का उदाहरण है बाजरा। प्रोटोगायनी में क्या होता है साथियों, प्रोटो मतलब पहले और गायनी मतलब मादा भाग। अगर मादा भाग नर भाग से पहले परिपक्व हो जाती है तो यह प्रोटोगायनी कंडीशन कहलाती है। इसका उदाहरण बाजरा है। अब साथियों हम नेक्स्ट फसल चावल पर चर्चा कर लेते हैं। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवा है। साथियों इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। एक बात आप अवश्य याद रखें, सभी अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। तो आप बार बार याद नहीं करें, एक बार याद कर लें कि सभी अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% एवरेज मानी जाती है व पाई जाती है। ठीक है, तो आपका यह तो आपको याद नहीं करना होगा। अब साथियों ज्वार चावल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 6 से 7% इसमें प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, जो कि अनाज वाली फसलों में सबसे कम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखो इसमें वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो साथियों इसमें 5% वसा पाई जाती है। सॉरी साथियों, इसमें 0.5% वसा पाई जाती है। कभी कभी आपको किसी बुक्स में यह 2 से 2.5% भी देखने को मिलेगा, किंतु अनाज वाली फसलों में सबसे कम वसा चावल में ही पाई जाती है। एक प्रश्न यह आता है साथियों कि चावल में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है, तो चावल में उपस्थित प्रोटीन ओराइजिन प्रोटीन के नाम से जानी जाती हैं। जैसे मक्का में उपस्थित प्रोटीन किस नाम से प्रोटीन के नाम से जानी जाती हैं, ऐसे ही चावल में ओराइजिन प्रोटीन के नाम से यह जानी जाती है। और सबसे कम वसा व सबसे कम प्रोटीन अनाज वाली फसलों में चावल में पाया जाता है। इनकी प्रतिशत मात्रा भी आप अवश्य याद रखें। और साथियों ओराइजिन प्रोटीन में क्या होता है, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। और सभी तेल वाली फसलों में और साथियों सभी अनाज वाली फसलों में क्या है, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी व ट्रिप्टोफैन की अधिकता पाई जाती है और मिथ्योनिन की भी अधिकता पाई जाती है। यह बात भी आप कॉमन तरीके से याद रख ले साथियों। अब देखो प्रश्न यह आया हुआ है कि बासमती चावल होता है, बासमती चावल में सुगंध व स्वाद का कारण क्या है। तो साथियों बासमती चावल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है 2-एसिटाइल-1-पायरोलिन। यह एक कार्बोरिल उत्पाद है जिसके कारण बासमती चावल में सुगंध व स्वाद का कारण माना जाता है। और साथियों चावल में एरेनकाइमा नामक उत्तर उपस्थित होते हैं। एरेनकाइमा उत्तर क्या होता है साथियों, जैसे कोई चावल का पौधा है तो चावल के पौधे में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। चावल के खेतों में क्या नज़र आता है, हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। तो उसमें क्या है, एरेनकाइमा उत्तक पाए जाते हैं जो साथियों वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, जो एरेनकाइमा उत्तक पाए जाते हैं जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं।
और साथियों एक प्रश्न यह आया हुआ है चावल से कि मेथेन गैस की फैक्ट्री किसे कहते हैं। क्या मेथेन गैस की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वह भी चावल के खेतों को कहते हैं, क्योंकि मिथेनोजेनस नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, किसमें, चावल के खेतों में। यह भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। और आपने सुनहरा चावल गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, तो गोल्डन राइस का गोल्डन रंग किसके कारण है, कैरोटीन के कारण गोल्डन राइस का गोल्डन रंग है। और विटामिन ए से पूरित धान है, विटामिन ए की मात्रा इसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर आप सुनहरा चावल गोल्डन राइस का सेवन करते हैं तो आप जीरोप्थेल्मिया रोग से भी आप बच सकते हैं। यह भी बात आप अवश्य याद रखें साथियों। और एक बात अवश्य याद रखें, आपने हरित क्रांति पढ़ा होगा, तब साथियों हरित क्रांति गेहूं व चावल से संबंधित है। किससे, गेहूं व चावल से संबंधित है। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन अगर आपसे पूछे तो साथियों वह नोरिन जीन है। और अगर चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन अगर आपसे पूछे तो वह DG वो जीन है। ये भी आप अवश्य याद रखें, पूछा गया प्रश्न है और हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न भी है, तो कई दफ़ा यह एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। और अगर आपसे यही कोच डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, तो साथियों मैंने यह भी आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम नेक्स्ट फसल गेहूं पर चर्चा कर लेते हैं कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई गई, 60 से 70%। मैंने आपको एवरेज बता दिया कि सभी अनाज वाली फसलों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। देखो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा गेहूं में पाई जाती है, 11 से 14% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं की प्रोटीन को हम ग्लूटेन के नाम से जानते हैं। एक बार प्रश्न यह आया कि रोटी को फूलने का कारण क्या है साथियों, तो गेहूं की रोटी ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही फूलती है। यह भी अच्छा प्रश्न बना हुआ है। और इसके ग्लूटेन प्रोटीन में क्या है, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। यह भी आप अवश्य याद रखें। अब देखो साथियों 2-3 कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। आपसे पूछें कि अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है, तो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन व्हीट गेहूं में होती है। और अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा फैट किस में होता है, तो वह बाजरा में होता है। ये भी आप ध्यान रखें। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन व सबसे कम वसा किस में पाई जाती है, तो साथियों वह है राइस। चावल में सबसे कम प्रोटीन व सबसे कम वसा पाई जाती है। अब देखो अन्य बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। गेहूं में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो गेहूं में 1.5% वसा पाई जाती है। और गेहूं के लिए उत्तरदायी जीन कौन कौन से हैं, गेहूं में कौन कौन से जीन उपस्थित रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया नोरिन जीन, जो कि हरित क्रांति में गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। जैसे चावल का DG वो जीन है, ऐसे ही गेहूं का नोरिन जीन है। और कौन कौन से जीन गेहूं में उपस्थित होते हैं, एक है UG99, एक है थॉमसन और एक है साथियों ओल्सन बोना। ये जीन गेहूं के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। गेहूं, आशा करते हैं आपको गेहूं समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ज्वार पर चलते हैं, सोरगम बाइकोलर। ठीक है साथियों, ज्वार में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो इसमें 10 से 12% प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। और ज्वार में खनिज लवण मिनरल्स भी होते हैं, तो 1 से 1.5% इसमें मिनरल्स खनिज लवण उपस्थित होता है। साथियों ज्वार में ऑयल कंटेंट वसा प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 3% इसमें वसा पाई जाती है। अब देखो कौन कौन से अमीनो अम्ल इसमें कम होते हैं और कौन से ज़्यादा होते हैं, यह हम देख लेते हैं। तो साथियों ज्वार में लाइसिन की कमी व ल्यूसीन की अधिकता पाई जाती है। ल्यूसीन के कारण क्या होता है, ज्वार की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर क्या होता है,
पेलाग्रा रोग, गंजापन रोग भी लग जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या है साथियों, जब छोटी अवस्था में ज्वार का पौधा होता है तो उसमें एसियन, घुरीन, प्रोसोपिक अम्ल और साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड, इसको आप यूँ कह सकते हो एसियन हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ये इसमें एक तत्व बन जाता है। यह इसलिए बनता है साथियों क्योंकि ज्वार की शुरुआती अवस्था में फास्फोरस का अत्यधिक शोषण करता है, तो एसियन नाम का एक तत्व बन जाता है। और यह क्या करता है साथियों, यह पौधे की पत्तियों में ट्रांसफ़र हो जाता है। यह बनता तो जड़ों में है किंतु यह पौधे की पत्तियों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कोई भी अगर जीव जंतु ज्वार की छोटी अवस्था में अगर ज्वार को खाता है तो वह जीव जंतु क्या होगा, मर जाएगा साथियों। अगर आपको एसियन की मात्रा कम करनी है तो आपको सिंचाई करनी होगी। अगर आप मृदा में सिंचाई कर दोगे तो एसियन की मात्रा भी घट जाएगी। देखो, शुरुआती 50 दिनों में एसियन अम्ल बनता है, यह बनता में होता है, यह भी आप अवश्य याद रखें। और साथियों और आगे देखते हैं, CSH1 यह एक वैरायटी है जो प्रथम संकर किस्म है। किसकी है? ज्वार की अगर आपसे प्रथम संकर किस्म पूछ ली जाती है तो वह CSH1 है। और इसके लिए उत्तरदायी उपयोगी जीन कौन सा था? तो काफिर जीन इसके लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल जीन माना जाता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ज्वार भी आपको समझ में आ गई होगी। और आपको अगर इसकी PDF ये पेज अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। चाहे तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जोड़ दूंगा, या आप खुद भी उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। वहां पर इनकी मैं ऐसे के ऐसे ही फ़ोटो वहाँ पर डाल दूंगा, तो साथियों आप इसे पढ़ भी सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट फसल है बाजरा, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 70% पाई जाती है। और मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत अनाज वाली फसलों में किस में होता है? बाजरा में होता है। 6% इसमें वसा पाई जाती है। और इसमें खनिज पदार्थ 2 से 3% उपस्थित होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 11 से 12% पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था गेहूं में कितना होता है, 11 से 14% होता है। और प्रोटीन का नाम क्या था? ग्लूटेन प्रोटीन, जो रोटी का फूलने का कारण भी माना जाता है। ठीक है साथियों, देखो बाजरा में नमी पाई जाती है, 12% इसमें नमी उपस्थित होती है। और साथियों बाजरा में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है टिप्ट 23 जीन, यह बाजरा में उपस्थित होता है। आप सभी फसलों के जीन भी अवश्य याद रखें, इनसे भी बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पुटअप होता है। देखो, अब 1 लाइनर प्रश्न हम देख लेते हैं बाजरा से संबंधित। देखो साथियों, क्या है? अनाज में सर्वाधिक वसा, खनिज लवण व फास्फोरस किस में पाया जाता है? तो बाजरा में सर्वाधिक वसा, खनिज लवण व फास्फोरस उपस्थित होता है। और साथियों इसकी पत्तियों में क्या है? मोटर कोशिका उपस्थित होती है। मोटर कोशिका कैसे साथियों? अगर इसकी पत्तियों में मोटर कोशिका उपस्थित होती है जो वायुमंडलीय नमी को क्या करती है? अवशोषित कर देती है। इसलिए बाजरे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यह वायुमंडलीय नमी को भी क्या कर लेती है साथियों? अवशोषित कर लेती है। किसके कारण करती है? तो मोटर कोशिका के कारण करती है। देखो, बाजरे के आटे में खट्टापन के लिए, खट्टापन या कड़वापन का कारण क्या है? तो ऑक्जिलो एसिटिक एसिड। जब मैंने आपको बताया था C4 पादप, C4 पादप के उदाहरण कौन कौन हैं? तो ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना। कौन है साथियों? ज्वार, मक्का, बाजरा व गन्ना, ये चारों क्या है? C4 पादप हैं। और C4 पादप का क्या है? प्रथम स्थायी पदार्थ क्या होता है? ऑक्जिलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का होता है। तो यह ऑक्जिलो एसिटिक एसिड बाजरा में खट्टापन के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। और देखो साथियों, बाजरे के दाने में कुल फास्फोरस का 80% क्या होता है?
कार्बोमिन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? कार्बेमिन के रूप में पाया जाता है। जो कार्बेमिन क्या होता है? फाइब्रिन के रूप में पाया जाता है या कार्बेमिन का रूप में पाया जाता है। ये भी आप याद रखना कि इसका में 80% या फाइब्रिन के रूप में उपस्थित होता है। ये भी आप ध्यान रखना साथियों। अब नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं। कार्बोमाइड क्या होता है? तो बाजरे की बोनी किसमें है वह क्या कहलाती है? कार्बोमाइड के नाम से जानी जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पुटअप करता है। और देखो साथियों, जो बार्ले में कितने प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होता है? तो इसमें 10 से 11% प्रोटीन उपस्थित होता है और इसके प्रोटीन को हम एल्बुमिनोइड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये भी आप अवश्य याद रखें। इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 70% पाई जाती है और जो के अंतर्गत वसा का प्रतिशत मात्रा 1.5% होता है। और जो का जीन क्या कहलाता है? ब्रिटल 2 के नाम से जो का जीन कहलाता है। ब्रिटल 2 किस में उपस्थित होता है? तो जो में उपस्थित जीन का क्या नाम है? ब्रिटल 2। ये अच्छा क्वेश्चन पुटअप करता है, आप अवश्य याद रखें। जो का उपयोग माल्ट या शराब उद्योग में किया जाता है। और साथियों, जो कि जड़ें मृदा में क्या करती है? ग्रेमिन नामक रसायन का स्त्रवण करती है। और यह ग्रेमिन नामक रसायन क्या करता है? एक एलिलोपैथी प्रभाव छोड़ता है। एलिलोपैथी प्रभाव क्या होता है साथियों? जैसे ये एक पौधा है और एक और पौधा है, तो क्या करता है? जब इस पौधे की जड़ें ने अगर कोई एक रसायन छोड़ा, एलिलोपैथी प्रभाव छोड़ा, तो क्या होगा? यह रसायन इस दूसरे पौधे को उगने नहीं देगा। यही क्या कहलाता है? यही एलिलोपैथी प्रभाव कहलाता है कि एक पौधे द्वारा छोड़े गए रसायन दूसरे पौधे की वृद्धि विकास को नियंत्रित करते हैं, संदमित करते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिलोपैथी प्रभाव कहलाते हैं। अब देखो साथियों, इसमें क्या होता है? जो में ग्लूटेन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये भी आप ध्यान रखना है साथियों। क्या होता है? जो में ग्लूटेन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। अब देखो, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन। सोयाबीन एक तिलहनी फसल है साथियों। अभी तक हमने पढ़ा था अनाज वाली फसलें, अब हम तिलहनी फसल सोयाबीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 40 से 42% इसमें प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। और सर्वाधिक प्रोटीन भी सोयाबीन में ही होती है। और सोयाबीन में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 20%। अगर आपको प्रोटीन व तेल का अनुपात पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 2:1 इसमें प्रोटीन व वसा का अनुपात है। और साथियों, सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 30% या 30 से 50% के अंतर्गत इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और देखो, अन्य तथ्य देख लेते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन में क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लाइसिन व ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। यह क्या है साथियों? ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। और साथियों, 21वीं सदी की एकमात्र दलहनी व तिलहनी फसल कौन है? तो वह भी सोयाबीन है। यह भी अच्छा प्रश्न पुटअप करता है। देखो, इसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की क्या? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन व सिस्टीन, इतनी प्रतिशत मात्रा इसमें उपस्थित होते हैं। सभी अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनकी प्रतिशत मात्रा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि लाइसिन 6.2%, ट्रिप्टोफैन 1.4%, मिथ्योनिन 1.2% व सिस्टीन 0.5% अत्यधिक मात्रा में यह उपस्थित होते हैं। और देखो साथियों, इसमें संतृप्त अम्ल कितना पाया जाता है? 12 से 14% इसमें सैचुरेटेड एसिड पाया जाता है, संतृप्त अम्ल उपस्थित होता है। और साथियों, आपको सोयाबीन के बारे में एक फैक्ट और बता देते हैं। सोयाबीन एक लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य है। और आप जानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल की सभी सदस्यों में क्या होता है? जड़ों में गांठें बनती हैं और गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किंतु लेग्यूमिनेसी कुल का एक अपवाद है राजमा की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नहीं होता है और यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी नहीं करता है। अपवाद है, आप इस अपवाद को अवश्य याद रखें, इससे कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो
साथियों सोयाबीन का फैक्ट देख लेते हैं। इसकी गांठ का निर्माण कब होने लग जाता है, तो 8 से 10 दिन बाद होने लग जाता है, डे आफ्टर सोइंग। डेज का मतलब होता है साथियों डे आफ्टर सोइंग, अर्थात बुआई के 8 से 10 दिन बाद इसमें गांठ का निर्माण होने लग जाता है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। और लगभग 15 से 20 दिन बाद, बुआई के 15 से 20 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी शुरू हो जाता है। अगर साथियों 2 अच्छे प्रश्न आते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 00 किस्मों का संबंध किससे माना गया है, तो आपको याद रखना है 00 किस्मों का संबंध है साथियों सोयाबीन से। और एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि 00 फसल का संबंध किससे है, तो आप यह याद रखना केनोला से है। किससे है साथियों, केनोला से 00 फसल का संबंध है। और 00 किस्मों का संबंध सोयाबीन से माना गया है। ये भी आप अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप अवश्य याद रखिए। अब नेक्स्ट तथ्य हम देख लेते हैं, दानों में हरा रंग किसके कारण होता है सोयाबीन में, तो पर्णहरित के कारण सोयाबीन के दानों का हरा रंग होता है। सोयाबीन का पीला रंग किसके कारण होता है, ज़ेंथ्रोफिल व एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है साथियों सोयाबीन का दानों का हल्का काला रंग भी एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और इसमें एक लाइपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है साथियों, जो किसके अंतर्गत उपस्थित होता है, सोयाबीन के अंतर्गत उपस्थित होता है, जो इसके बीज के आवरण में उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है, बीज आवरण में उपस्थित होता है। यह लाइपोक्सिडेज एंजाइम का क्या कार्य है, यह पाचनशीलता को प्रभावित करता है। इसलिए साथियों कभी भी सोयाबीन का दाल का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि यह पचती ही नहीं है। ये भी आप अवश्य याद रखें। अब देखो सोया मिल्क, सोया मिल्क क्या है, 1 किलो सोयाबीन से क्या है, 1 किलो सोयाबीन से 6-7 लीटर दूध बनाया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोया मिल्क कहते हैं। और सोया मिल्क में आयरन, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये भी आप अवश्य याद रखें। अगर आप सोयाबीन को गलाते हैं, सुबह खाते हैं, तो वह अंकुरित दाल कहलाएगी। और सभी अंकुरित दालों में क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर आपको स्कर्वी रोग से बचना है तो आप अंकुरित दालों का अवश्य सेवन करें। आशा करते हैं साथियों आपको यह सभी जानकारी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। अगर आपको ऐसे ही वन लाइनर तथ्य और इम्पोर्टेंट फैक्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। सभी तिलहनी फसलों का लाया जाएगा, फिर उसके बाद सभी दलहनी फसलों का लाया जाएगा, फिर सभी रेशे वाली फसलों का भी वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। और साथियों इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इसके यह पेज ले सकते हैं, आपके नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिएगा, उसके बाद ही नया वीडियो लाया जाएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी के साथ साथियों मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।